तो ये द केस ऑफ नथिंग बट पेटेंट सेंसरशिप, ये 2-3 बार हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, मेन पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आईटी एक्ट के ऊपर है, और अभी जो आया था ये डिजिटल, 2 चीज़ों की बात कर रहा है ये। यहाँ देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस टू डिजिटल मीडिया एथिकल कोड रूल्स 2021, इसको लेकर, और इसी का एक रूल है, रूल 3 क्लॉज 1 क्लॉज बी क्लॉज 5, कास्ट एंड ऑनरस ऑब्लिगेशन ऑन द इंटरमीडिएरीज। तो इंटरमीडिएरीज कौन है? ये वो हैं जो बीच में काम कर रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर है और एक यूज़र है, उसके बीच में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो है। तो उनको ये कहेंगे, तो ये कहेंगे कि इनकी जिम्मेवारी है रूल और रेगुलेशन से अवगत कराना। और कौन सी किसकी बात कर रहे हैं? ये प्रोहिबिट्स द होस्टिंग एंड शेयरिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर एक जजमेंट आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का, और उसके अंदर एक इन्होंने बनाई थी, एक यूनिट बनाई थी, द यूनियन गवर्नमेंट्स फैक्ट चेक यूनिट FCU, वो क्रिएट की थी। और वो क्या करेगी? वो रिपोर्टिंग ऑन द गवर्नमेंट्स बिजनेस ऑफ फेक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंटरमीडिएरीज are required to take responsible efforts not to host, display, upload, publish such information। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन वो करेगा तो he will be liable, ये है। तो इसके अंदर 2 जजेस थे, उनके अपने अपने अलग अलग व्यूज़ थे इसके अंदर, वो हमने पहले कर लिए थे। यहाँ पर आप देखो, जज ऑफ डिवीज़न बेंच, 2 जजों की बेंच थी ये। इसके अंदर एक जज थे जो जस्टिस GS पटेल थे, उन्होंने तो इसको अल्ट्रा वायरस कर दिया। अल्ट्रा वायरस मीन्स ये गलत है, स्टार्टिंग से गलत है, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन दूसरी जज जो थी वो थी जस्टिस नीला गोखले, उन्होंने इस चीज़ से दूसरा मत रखा। उन्होंने कहा कि भाई जब तक गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज़ इन द बेस्ट पोजीशन टू डील विद सच थिंग्स, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो हैं, गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है, और कोई मिसलीड करता है तो गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट जज, ये उनके फेवर में थी। तो इन्होंने ये लिखा है, देखो, शी कंक्लूडेड दैट द इंटरमीडिएरी लॉस ऑफ सेफ हार्बर प्रोवाइडेड नो डायरेक्ट थ्रेट टू सिटीजन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये फिर दोनों के एक एक मत हो गए ना इनमें। डिवीज़न बेंच का फैसला था, एक जज ने हक में दे दिया और एक जज ने अगेंस्ट दे दिया, तो फैसला तो कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए टाई ब्रेकर जज की भूमिका इसमें अहम हो जाती है। तो टाई ब्रेकर जज जो फैसला देगा, जिसके पक्ष में भी देगा वही हो जाएगा। तो टाई ब्रेकर जज जो आए, उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ उन्होंने फैसला दिया, द टाई ब्रेकर ओपिनियन रिजेक्ट द यूनियन गवर्नमेंट डिफेंस टू दिस रूल। और उन्होंने क्या कह दिया, जस्टिस पटेल का जो ओपिनियन था, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ हार्बर ऑफ द चिलिंग इफेक्ट दैट द रूल वॉज लाइकली टू हैव ऑन इंटरमीडिएरीज, इनके उसमें फेवर में दे दिया। तो यहाँ पर इन्होंने एक टर्म और निकाल के दी है, यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ है हॉब्सन्स चॉइस। इसका क्या मतलब होता है हॉब्सन्स चॉइस का? इसका मतलब होता है कि आपको देखने में कैसा लगेगा कि आपके पास बहुत सारी चॉइस है, ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन एक ही होगा। तो ये उसका उदाहरण दे रहे हैं, देखो, तो ये इंटरमीडिएरी फेस्ड हॉब्सन्स चॉइस, नो इंटरमीडिएरी इज quixotic enough to take up cults of free speech, compromising one particular chunk of content of the small piece to pay. Better the user content is thrown under the bus than having the bus run over the entire business। ये है the second argument, इसके ऊपर ये कर रहे हैं, the government second argument was easier to dismiss, उसके ऊपर ही सारी बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। अब इसके अंदर एक नई बात निकल के आ रही है, पहले भी आ गया था ये सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, हमने यहाँ भी देखा है। देखो, इसके अंदर एक नई बात निकल के आ रही है, ये कह रहे हैं कि ये एक्ट बनाने की बजाय जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, आर्टिकल 19 के अंदर जो दे रखा है वही काफ़ी है, आप उसी को आधार बना के चलें। तो यहाँ देखो, आप इसको यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये द ओनली रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल टू दोज एक्सप्लिसिटली कंटेन्ड इन आर्टिकल 9 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड्स मैटर सच एज डिफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन,
विद फॉरेन स्टेट्स एंड द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो क्या है, स्पीच की गारंटी दे रहे हैं ना, आवर गारंटी ऑफ फ्री स्पीच कंटेन्स आर्टिकल 19(1)(a कैन बी ट्रेस टू बोथ इंस्ट्रूमेंटल एंड इंस्टेंसिक वैल्यूज। द फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल, तो ये उसको सारे को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं द सेकेंड, बिकॉज द फ्री स्पीच मैटर नॉट ओनली फॉर द रिजल्ट इट प्रोड्यूसेस बट ऑल्सो फॉर द रिकग्निशन इट अकर्ड टू सिटीजन एज इक्वल मॉरल बींग्स, दैट इज दैट आवर डिग्निटी एंड आवर ऑटोनॉमी एज ए ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू एक्सरसाइज द राइट टू फ्री कंसाइज एंड फ्री थॉट्स। उस पर ये कह रहे हैं कि कोई भी जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जब तक आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है तो फिर फ़ायदा ही क्या है। और ये कुछ फिलोसफर्स तो यहाँ तक भी कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो जो विचार रख रहा है वो भी एक व्यू है, आप उसको काउंटर कर सकते हैं दूसरे व्यू से। विचारों को तो विचार के द्वारा ही काउंटर किया जाएगा यदि कोई विचार आता भी है तो कुछ इसके पक्ष में भी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कह रखा है कि एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी आप इस तरह की बात करते हो जो हमारे फॉरेन रिलेशंस को ख़राब करते हैं, डिग्निटी को, सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को, इनके साथ यदि क्लैश करते हैं तो उसके लिए यू कैन बी पनिश्ड, देयर कैन बी एक्शन अगेंस्ट यू। तो वहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये जो पैरामीटर 19 का है, आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए का है, यही बहुत है। इसको आप और एलोबरेट करने की क्या जरूरत है, जो भी करना है आप इसी के अंदर करो। क्या होता है, किसी भी कानून को जितना हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं उतने उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान ज़्यादा होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी अथॉरिटीज़ हो जाती हैं। और जितने कानून कम होते हैं वो किस चीज़ को दर्शाते हैं, वो इस चीज़ को दर्शाते हैं कि वहाँ के नागरिक कितने जिम्मेवार हैं और वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। लचर कानून व्यवस्था की निशानी होती है ज़्यादा कानून होना। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि मोदी गवर्नमेंट जब आई है तो इसने करीब 2000 कानून को निरस्त भी किया है जो फालतू फिजूले कानून थे। जैसे मैंने एक बार एक आर्टिकल में पहले भी रेफ़र किया था कि आपको रेडियो का लाइसेंस भी लेना पड़ता था, आपको टॉर्च का लाइसेंस भी लेना पड़ता था। इन चीज़ों की कोई सेंस नहीं बनती, ये तो एक खाम में लाल फीता शाही बना रखा है। तो ये कह रहे हैं कि जितने सिंपल होगा वो ज़्यादा बेटर होगा, वो समझने में भी आसान होगा, उसका पालन करना भी आसान होगा। तो इस चीज़ को लेकर है, लेकिन अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस, उसमें देखते हैं क्या है। ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने वाली बात है। ये जो है, जैसे मान लो किसी ने कोई ग्रुप बनाया व्हाट्सएप के ऊपर, तो जिसने ग्रुप बनाया ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि उसी ग्रुप के अंदर जो उसने ग्रुप बनाया उसके अंदर कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, तो क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन विल बी लायबल फॉर दैट। तो एडमिन उसके लिए जिम्मेवार होगा और एडमिन कैन बी पनिश्ड। तो इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिन टू मेक रूल रेगुलेशन रिगार्डिंग दैट ग्रुप ऑल्सो। और यदि ऐसा वो करता है तो वो डिलीट करे या उस मेंबर को रिमूव करे, ये करे। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने वाली बात है, इस चीज़ के किस चीज़ को लेकर बात हो रही है, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। मैसेज कहाँ से जनरेट हो रहा है, किस तरह का, यदि हम इस जिम्मेवारी को लेंगे तो उस मैसेज को देन एंड देयर वी कैन क्रब इट, वहीं कि वहीं हम इसको रोक सकते हैं। अदरवाइज की जिम्मेवारी नहीं है तो स्प्रेड होता चला जाएगा वो। ठीक है, तो ये देख लेना, इस बात इसके अंदर 19(2) की कर रखी है। एक दूसरा आर्टिकल है, ये है द नेट रिजल्ट विल बी पुअर डॉक्टरल रिसर्च। तो ये नेट किस चीज़ कह रहे हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं ये। तो अभी क्या कर दिया कि जो नेट जो पास करके जाएंगे वही रिसर्च के लिए एलिजिबल होंगे, रिसर्च वही कर पाएंगे। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इकट्ठे उठा दिए इसके अंदर। तो पहला क्या है कि पहला तो हम ये समझें कि ये जो नेट की परीक्षा होती है ये किस आधार पे होती है और ये कैसी परीक्षा है, और दूसरा हम ये देखें कि रिसर्च क्या है। दोनों में वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। नेट की जो परीक्षा है दैट इज़ कोर्स बेस्ड, सिलेबस बेस्ड। आपने जो पढ़ा है आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, सारा जो एग्ज़ाम आएगा उसके बेसिस पे आएगा, और वो एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। आप इतने परसेंटेज लोगे आप पास हो जाओगे। ठीक है, आपने पढ़ लिया। आप क्या पढ़ रहे हो, आप वो पढ़ रहे हो दैट इज़ एग्जिस्टिंग, जो है आप उसी को पढ़ रहे हो। लेकिन रिसर्च जो है, रिसर्च इज समथिंग एल्स। रिसर्च बहुत अलग है। रिसर्च जैसा उसका नाम इंडिकेट कर रहा है, रिसर्च मीन्स दोबारा सर्च करना। और दोबारा सर्च क्या करना, पॉसिबिलिटी ऑफ सम एरर,
कि ये जो चीज़ हम देख रहे हैं इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, या एक चीज़ जो बहुत पुरानी है उसकी आज की तारीख में रेलिवेंस क्या है, या आज जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसको हम और बेटर कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, कैसे ये यूज़फुल है, कैसे यूज़फुल नहीं है, उन सारी चीज़ों के ऊपर। तो रिसर्च का एक एटीट्यूड अलग होता है, समझ में आया। रिसर्च अलग तरह से होगी आपकी, और नेट का जो एग्ज़ाम है वो अलग फेस पे है। नेट के एग्ज़ाम में तो आपने सिर्फ याद करना है, मेमोरी की बेस पे आप वो एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन रिसर्च के बेसिस पे जब आप रिसर्च करते हो तो पहली शर्त ये होनी चाहिए कि उसके ऊपर काम नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर पहले से जिस टॉपिक के ऊपर कर रहे हो। मनमोहन सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हम रिसर्च के अंदर बहुत पिछड़े हुए हैं, और हमारे यहाँ भी ये आर्टिकल देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि रिसर्च के लिए लोग इंडिया की बजाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट बहुत सुखद होता है। और दूसरी बात ये है, रिसर्च, मान लो मैं रिसर्च करना चाहता हूँ तो मैं किसकी, गाइड की मर्जी पे ऊपर रहूँगा। गाइड मुझे कितनी लिबर्टी देता है, कितना अलाउ करता है, मेरा गाइड मुझे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मेरा गाइड किस तरह से मुझे मोटिवेट करता है, ये सारी चीज़ों पे निर्भर करेगा। और मेरा गाइड मुझे चाहता है कि मैं रिसर्च करूं या नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेट क्वालिफाई होना दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। और रिसर्च का जो टेम्परामेंट है, रिसर्च करने की जो एबिलिटी है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आपसे बहुत बार तो ऐसा होता है आप रिसर्च टॉपिक ही फाइनल नहीं कर पाते, साल साल लग जाते हैं, इस पर भी रिसर्च हुई है, इस पर भी रिसर्च हुई है, फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, नया क्या देना चाह रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं। वो हर सब्जेक्ट के अंदर अपनी अपना डोमेन है उसके अंदर, ठीक है। तो एक बार इस देखते हैं इस आर्टिकल को। अभी देखो ये कह रहा है, द यूज़ ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज अ प्राइमरी क्राइटेरिया for PhD admission in India has sparked significant debate with the academic community. Traditionally, the NET has served as a qualifying examination for junior research fellowship and in determining eligibility for assistant professorship. However, the growing role is determining PhD admission raise hard question about its efficiency in the identifying true research potential. ये जो क्वेश्चन उठाया है इन्होंने कि जरूरी नहीं है वो बंदा जो क्वालिफाई करके आ गया रट के या उस सब्जेक्ट को पढ़ के आ गया वो अच्छा एक रिसर्चर भी साबित हो, ये रिसर्च पोटेंशियल उसके अंदर हो। द नेचर ऑफ द टेस्ट विच इज एंटायरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड प्रीडोमिनेंटली असेस द लोअर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी सच एज मेमोरी एंड रिकॉल। बस वो इतना ही चेक कर पाएगा कि आप कितना याद कर सकते हैं और कितना उसको, रिकॉल का मतलब है एग्जाम देते समय कितना आपको ध्यान रहता है। दिस अप्रोच वाइल यूजफुल इन द सर्टेन कंटेक्स्ट फॉल शॉर्ट इन इवेल्युएटिंग द क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल असेंशियल फॉर सक्सेसफुल डॉक्टरल रिसर्च। और ये कह रहे हैं कि इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई व्यक्ति रिसर्च कितनी डीपली कर सकता है, कितने अच्छे से करता है। रिसर्च क्या है, ये पढ़ना ही समथिंग डिफरेंट। रिसर्च के अंदर कंसिस्टेंटली आपने काम करना है, और बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट में आके आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आपने रिसर्च की होती है दोबारा फिर आपको शुरू करना पड़ता है, तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पूरा ना पढ़ के मैं नीचे 2-3 उसको रेफ़र कर देता हूँ बस इस आर्टिकल के अंदर। आप नीचे जाओगे तो डिसएडवांटेज इसमें बता रहे हैं क्या है, द हाई कॉस्ट ऑफ, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आजकल कोचिंग चली हुई है, तो कह रहे हैं द हाई कॉस्ट ऑफ कोचिंग विच हैज़ बीन ऑलमोस्ट असेंशियल फॉर पासिंग द नेट exacerbates the inequality. As a result, many talented students from these background may exclude from pursuing PhD program, not because of lack of intellectual capabilities but because of systematic barriers that the current admission process fail to address. ये उस पर बात कर रहे हैं। फिर नीचे दे रहे हैं कि कैसे ये इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ये। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ PhD admission through the net poses a significant threat to the autonomy of higher educational institutions, which have traditionally played a pivotal role in selecting candidates based on unique criteria such as research proposal, interview and discipline specific test। इनके ऊपर तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, किसी भी कैंडिडेट को लेना है नहीं लेना इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस वन साइज
fit all approaches undermine the diversity and innovation that are essential to academic research. The autonomy of universities to shape their research program and recruit candidates who align with specific instrumental and disciplinary needs is critical in maintaining the integrity and the quality of higher education in India. और उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अब करंट सिस्टम की भी बात कर रहे हैं आगे जाके। ये यहाँ देखो नीचे, द करंट सिस्टम बीइंग लेइंग एम्फेसिस ऑन सच अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स फेल टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द डिमांड ऑफ डॉक्टरल रिसर्च। PhD कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट ओरिजिनल इंसाइट्स इनटू देयर फील्ड, publish in peer reviewed journals and engage in scholarly discourse। ये सारी चीज़ें, these tasks require not only subject knowledge but also strong analytic abilities। क्योंकि रिसर्च करने के लिए तो आप एक चीज़ जो एस्टेब्लिश्ड है उसके अंदर आप कुछ नया निकाल के लेके आ रहे हो, तो आपकी जब तक स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटीज़ नहीं है तो आप नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने रिसर्च तो कर दी, आपके समझ में आ गया, पर उस रिसर्च को आपको एक्सप्रेस भी तो करना है ताकि दूसरे लोगों के समझ में तो आए वो कि आपने निष्कर्ष क्या निकाला है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू कन्वे दैट थिंग, आपको कन्वे करनी है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ कह रहे द नेट हाउएवर डज लिटिल टू फॉस्टर दीज competencies, instead encouraging rote learning and superficial engagement in their subject. In India, aspire to become a global leader in education and research, it is worth considering why so many students are increasingly opting to pursue PhD abroad। ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। Why the exodus of bright minds to foreign institutions can be seen a response to the limitations and domestic systems where the emphasis on standardized testing such as NET may stifle the creativity and critical thinking that are nurtured in the holistic and flexible admission process elsewhere। ये कह रहे हैं दूसरा। अब ये जो वर्ड इन्होंने किया है एक्सोडस, इसका मतलब होता है मास डिपार्चर। बहुत सारे लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहाँ रिसर्च के लिए एक एनवायरनमेंट है, वहाँ रिसर्च के लिए आपको सुना जाता है, आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, आप सब्जेक्ट क्या है, आपका टॉपिक क्या है, उन सारों को एनालाइज करके आपको एडमिशन दिया जाता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ये इस तरह के एग्जाम्स। आपकी ओरिजिनल बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो सकता है 40% का, 45% का, लेकिन रिसर्च के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर बहुत आगे हो सकता है। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है लेकिन एनालिटिक स्किल्स उसके अंदर नहीं है, तो दोनों क्या है, मिसमैच है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं रिसर्च करने के लिए, क्योंकि वो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, उनके बहुत सारे जर्नल्स हैं, ये सारी चीज़ें। हमारे यहाँ रिसर्च किस लिए कर रहा है बंदा? रिसर्च इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो रिसर्च करना चाहता है, वो रिसर्च इसलिए कर रहा है क्योंकि PhD की डिग्री मिल जाएगी, डॉक्टरेट हो जाएगी, यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाएगी, दैट इज़ फॉर जॉब, और वहाँ दैट इज़ फॉर सेटिस्फेक्शन। ही वॉन्ट टू गिव समथिंग न्यू उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो यहाँ देखो, द नैरो ऑफ इंक्वायरी, further the growing reliance of NET score as a primary criteria for PhD admission could inadvertently narrow the scope of research in India. Research thrives on diversity of thoughts, methodology and perspective. By funneling all PhD aspirants through a standardized test, वैल्यू, रोट, मेमोराइजेशन एंड क्रिटिकल थिंक। तो ये उस चीज़ पे बात कर, तो ये आर्टिकल इन्होंने जो दिया है ये बहुत अच्छा दिया है। इन्होंने कहा है कि एक ही परीक्षा से आप सब कुछ नहीं निकाल सकते। एक नेट की परीक्षा में आप JRF भी निकाल रहे हो, उसी नेट की परीक्षा के अंदर आप प्रोफेसर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपने उसी में रख दिया, और रिसर्च के लिए भी आपने उसमें रख दिया। रिसर्च इज समथिंग डिफरेंट। रिसर्च के लिए ठीक है, उसको आप एलिजिबिलिटी कर सकते हो, लेकिन रिसर्च के लिए आपको अलग से मानसिकता डेवलप करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनके अंदर, UGC के अंदर, ये सारे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन रिसर्च क्यों नहीं करते? कि उस रिसर्च के अंदर बहुत सारा पैसा लगना होता है, तो उनको स्पॉन्सर्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए रिसर्च के अंदर सरकार को पैसा भी देना चाहिए। JRF में देते हैं वो, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट भी स्पॉन्सर्स होने चाहिए। प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको भी, जैसे मान लो मैनेजमेंट में है
तो मैनेजमेंट के अंदर प्राइवेट कंपनी है उनको भी इन्वॉल्व करो, इंडस्ट्रीज़ है उनको इन्वॉल्व करो, तो उनको भी यदि आप इन्वॉल्व करोगे तो रिसर्च अच्छी हो पाएगी, बेटर हो पाएगी, अच्छे स्पॉन्सर मिलेंगे, तो ये रिसर्च का एरिया हमारा ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो इसके आगे एक आर्टिकल है, द मायरेड टेल्स ऑफ हिस्टोरिक दिल्ली, अ वॉक थ्रू इट्स मैनी फोर्ट्स। ये पढ़ लेना, आपके उससे संबंधित है, ये हिस्ट्री से संबंधित है सारा। ये महाभारत देखी होगी ना, महाभारत में आता ना, मैं समय हूँ, मैंने ये बदलते हुए देखा है, मैंने ये देखा है, ये देखा है, उस तरह की एक यात्रा है कि लाल किला 1648 में बना था, 1648 से लेकर अब तक की यात्रा है, क्या क्या फेस किया, किन किन के राज्य रहे, क्या क्या रहा, किन किन के ने वहाँ शासन किया, ये सारी चीज़ों की एक यात्रा है। ये आप देख लेना, आपकी हिस्ट्री से भी संबंधित है, वैसे भी आपकी आर्ट एंड कल्चर इससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ हम एंड करते हैं आज।